Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahabar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of Class 10th. We start with chapter number 1. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In the previous videos we complete the introduction part and one section of this chapter, the French Revolution and the idea of the nation. Now in this video we start with the second section, the making of nationalism in Europe, with topic 2.2. What did liberal nationalism stand for? That is on page number 9. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. अब नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग थी, जो लोगों के अंदर आई थी 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में, वो किसकी वजह से आई थी? विद द वर्ड लिबरलिज्म. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. लिबरलिज्म का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका जो लैटिन वर्ड है दैट इज़ लिबर एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ फ्री. लिबर मीन्स फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल जाना, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करना अकॉर्डिंग टू द लॉज के अकॉर्डिंग सबको इक्वल मानना. ये क्या कहलाता है? लिबरलिज्म. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. सबसे पहले जो ये पॉलिटिकल के अंदर ये जब वर्ड आया था लिबरलिज्म, तो ये सारे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के सबके सहमति से आया था. कंसेंट मीन्स सहमति से आया था. मीन्स सभी लोग एडमिट थे कि जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो लिबर बननी चाहिए, ऐसे लिबर बननी चाहिए कि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री के साथ में ईजिली ट्रेड कर सके. सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैज़ स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो लिबरलिज्म की वजह से जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था वहाँ पर, जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो निरंकुश सरकार का जो सिस्टम था, ऑटोक्रेसी का जो सिस्टम था, पादरी का जो युग था, वो क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना दी गई. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसको लोग चुनते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं. पार्लियामेंट के थ्रू एक इस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने वहाँ पर उस कंट्री के अंदर स्टार्ट किया था. 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब 19th सेंचुरी के अंदर जो प्रॉपर्टी के लिए जो पॉलिसीज़ थी वो भी लिबरल बना दी गई, उनके अंदर भी लोगों को छूट दे दी गई. येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अब लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वलिटी थी वो हम इक्वल सफरेज से मान सकते हैं. सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट. लॉ के अंदर सबको इक्वल माना गया और सबको इक्वलिटी का राइट टू वोट दे दिया गया कि सबको राइट टू वोट है. सब चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो उसको राइट है कि वो वोट दे सकता है. इलेक्शन के अंदर वो वोटिंग कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज़ कर सकता है. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively to the property-owning men. अब रिवोल्यूशनरी जब रिवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, उससे पहले वहाँ का क्या कंडीशन था? जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी, एरिस्टोक्रेसी का जो गवर्नमेंट था, उन लोगों को ही राइट था, राइट टू वोट. उन्होंने क्या रूल चलाया कि राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं लोगों को था जिनकी खुद की प्रॉपर्टी थी. यानी कि जिनका प्रॉपर्टी नहीं था, जो प्रॉपर्टी लेस थे, उनको वोट देने का राइट नहीं था. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स. अब जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे और जो वुमेन थी, उनको बिल्कुल पॉलिटिकल राइट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया. उनके लिए कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज. अब सिर्फ जो जैकोबिन्स थे, जैकोबिन्स हमने पढ़ा था, एडुकेटेड पर्सन जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो एडुकेटेड पर्सन मिडिल क्लास के जो थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जैकोबिन्स. तो उस जैकोबिन ग्रुप के अंदर जो मेल्स थे, सिर्फ उन्हीं को राइट था वोट करने का. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authorities of fathers and husband. अब जो नेपोलियनिक कोड आया था उसके अंदर उन्होंने लिमिटेड कर दिया सफरेज को, यानी कि राइट टू वोट को उन्होंने जो सफरेज था उसको रिड्यूस कर दिया. वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर.
कि वुमेन का जो स्टेटस था एज अ माइनर उनको माना नहीं जाता था, उनको इग्नोर किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई। वुमेन की जो आइडेंटिटी थी वो उसके फादर या हस्बैंड से ही रखी जाती थी कि वो उसकी बेटी है या उसकी वो वाइफ है। तो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो दूसरे के नाम से जो की जाती थी, वो जो सिस्टम था वो नेपोलियन कोड के अंदर उन्होंने हटा दिया। Throughout the 19th and early 18th centuries, women and non-proprietary men organized opposition movement demanding equal political rights. 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो वुमेन थी और जो नॉन प्रॉपर्टी, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे जो मैन थे, उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपोजिशन मूवमेंट। यानी कि अब वो क्या करने लग गए, मूवमेंट करने लग गए फॉर डिमांडिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स, कि हमें भी सभी तरह के पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। जिस तरह के राइट पॉलिटिकल प्रॉपर्टी वाले को दिए जाते हैं, जिस तरीके के राइट मैन को दिए जाते हैं, उसी तरीके के राइट वुमेन को भी दिए जाएँ, और जो प्रॉपर्टी लेस पर्सनस थे उनको भी दिए जाएँ। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. अब हम इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक व्यू के अंदर हम देखते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पॉलिसीज़ को बिल्कुल लिबरल ईजी बना देना, ताकि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री के साथ में किसी भी कमोडिटी का कितना भी वो एक्सचेंज कर सकता है, कहीं से भी वो परचेसिंग कर सकता है, कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट को ले जा करके वो सेल कर सकता है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब 19th सेंचुरी के टाइम पे मिडिल क्लास यही डिमांड करता था कि हमारे जो ट्रेड का जो सिस्टम है उसको थोड़ा इजी बनाया जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बिट की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन स्पीकिंग रीजन के हम एग्जाम्पल लेते हैं। Napoleon's administrative measures have created out of countless small principalities a confederation of 39 states. अब जब नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसने क्या किया, 39 स्टेट्स को मिला करके उसने जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थी, यानी छोटे छोटे जो टेरिटरीज थे, छोटे छोटे से रीजन्स को मिला करके उसने 39 स्टेट्स के अंदर उनको चेंज कर दिया था। ईच ऑफ दीज पोजेस इट्स ओन करेंसी। अब जो ये 39 स्टेट्स थे इनकी खुद की अलग से करेंसी बना दी गई। एंड वेट्स एंड मेजर, नाप तोल का सिस्टम इनका सबका क्या कर दिया, अलग बना दिया गया। A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his good would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% at each of them. अब अगर कोई ट्रेडर है वो हैम्बर्ग से अगर न्यूरेमबर्ग तक जाता है तो वहाँ पर उसको जो ट्रेड बैरियर्स जो दिए जाते हैं 11 कस्टम बैरियर्स वहाँ पर उसके लिए बना दिए जाते हैं। 11 कस्टम बैरियर्स, हर कस्टम बैरियर पर उसको 5% का वहाँ पर टैक्स उसको देना पड़ता है। यानी कि हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग अगर कोई ट्रेडर अपना माल बेचने के लिए जाएगा तो 11 कस्टम बैरियर्स तक उसे गुजरना पड़ेगा और वहाँ पर उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कितनी थी, 5%। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड। अब 5% तो देगा, साथ में और जो भी वो कमोडिटी लेके जा रहा है अपने साथ में उसके वेट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर वो टैक्स देना पड़ेगा। As each region has its own system of weight and system, this involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the L, which in each region stood for a different length. अब यहाँ पर जो मेज़रमेंट का सिस्टम था, यानी कि वो वहाँ पर उस बैरियर के ऊपर जाएगा, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर मेज़र करवाएगा, उसके बाद वो कस्टम ड्यूटी देगा। तो इससे क्या होता था, उस कस्टमर का, उस प्रोड्यूसर का, जो ट्रेडर जाता था प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसका बहुत सारा टाइम वहाँ पर इसके कस्टम ड्यूटी भरने के अंदर ही वेस्ट हो जाता था। द मेज़र ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल। अब वहाँ पर जो मेज़रमेंट करने का, क्लोथ को मेज़र करने का जो उन्होंने यूनिट रखा था वो था एल, और हर रीजन के अंदर वो जो यूनिट था उसका जो मेजरिंग टर्म्स था वो चेंज हो जाता था, कहीं पर कितना लेते थे वो, कहीं पर कितना मेज़र करते थे। एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। अब जो एल यूनिट था वो फ्रैंकफर्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर 54.7 सेंटीमीटर का जो क्लोथ था उसको 1L माना जाता था। मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर को माना जाता था और न्यूरेमबर्ग के अंदर 65.6 सेंटीमीटर एंड इन फ्रेमवर्क 53.5 सेंटीमीटर। अब देखो, सिर्फ एक एल यूनिट की जो मेज़रमेंट जो था वो सभी कंट्रीज़ के अंदर क्या हो जाता था, अलग हो जाता था। और कितना वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर,
Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. अब इस तरह की जो कंडीशंस थी, ऐसे जो कंडीशन रखी जाती थी कस्टम ड्यूटी भरो और ये टैक्स दो, तो इसकी वजह से क्या होता था, इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ डेवलपमेंट जो कमर्शियल क्लास का होता था उसके अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम आता था। ना तो वो इजीली किसी कंट्री के साथ में एक्सचेंज कर पाते थे और ना ही उनका किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो पाता था। जिन्होंने क्या बोला कि आप एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाओ, एक ऐसा सिंगल कंट्री बनाया जाए यहाँ पे हम इजीली हमारे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह एक ही करेंसी के अंदर, एक ही यूनिट के अंदर हम उसको सेल कर सकें। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वियन वर फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अब 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाया गया, उस ग्रुप का नाम क्या था, ज़ोल्वियन, और उस ग्रुप के अंदर ये रखा गया कि जर्मन स्टेट जितने भी होंगे वो सब उसके मेंबर्स होंगे। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 22। अब ये यूनियन बनाने के बाद में, ये ग्रुप बनाने के बाद में जितने भी टैरिफ बैरियर्स होते थे, टैरिफ यानी टैक्स देने के जो बैरियर्स आते थे कस्टमर्स के प्रोड्यूसर्स के सामने, तो वो सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए गए। साथ में जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो 2 से कितने 30 से कितनी आ गई, 2, कितना रिड्यूस हो गया, 30 से 2 तक। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification। अब रेलवेज़ की वजह से, रेलवे बहुत ब्रॉड होने की वजह से इजीली वो अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते थे। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनल स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया वैसे वैसे टाइम के अकॉर्डिंग नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी उनके मन में आती गई और कंट्री को वो क्या चाहते गए कि कंट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइट करके नेशन वाइड एक नेशन स्टेट बना करके रखें। समझ में आया?